कवर कर लेते हैं। 3 से 4 हेडिंग्स होंगी इसमें और टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास, बिजनेस की डेफिनेशन को हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिजनेस की डेफिनेशन को हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस पे। अच्छा, अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद भाई सारे एक साथ आ जाओ, ये बार बार फिर सारा टेम्पो टूटता है बार बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस की बात की, बिजनेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस की डेफिनेशन को हम पढ़ चुके हैं, बिजनेस के एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो बिजनेस की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास टाइप्स। अगर हम बेसिक की बात करें या इनिशियल लेवल की बात करें, जिस वक्त हमारे पास बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो हमारा बिजनेस जो था वो तस्वुर ये किया जाता था कि किसी प्रोडक्ट को अगर आप बना रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को, किसी फिजिकल चीज को जो एक वॉल्यूम रखती है, जिसमें कुछ फीचर्स हैं, जिसकी पैकेजिंग है, जो जिसे आप देख सकते हैं, जो हार्ड फॉर्म में है, वही चीज में अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो आप जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और रिसर्च हुई, वक्त गुजरता गया, फिर आपके पास एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुई और वो क्या थी? सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जितना भी एविएशन, जितना भी आपके पास जो है वो एयरलाइन की जो इंडस्ट्री है, या अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या टीचिंग की बात करें, टीचिंग प्रोफेशन, तो ये वो सारे प्रोफेशन है जहाँ पे आपको कोई फिजिकल चीज नहीं मिल रही, बल्कि आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कोई एक एक्सपर्ट मौजूद होता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अगर आपको नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको जो है वो स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर कोई गायनोलॉजिस्ट है तो उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, अब ये स्पेशलिस्ट आपको क्या करेंगे? आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपके साथ क्या मसला है, वो उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद कोई ना कोई आपके मसले को कोई एक टाइटल दे देंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है या ये बीमारी है। ये इंडस्ट्री क्या है? ये सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन जब हम आज के दौर की बात करते हैं, या अगर हम जब सवाल को सॉल्व करेंगे, या जो जितनी भी न्यू राइटर्स की किताबें आ रही हैं, वहां पे थोड़ा सा और इसे सब डिवाइड कर दिया गया और मजीद इसकी कैटेगरीज बना दी गई। ठीक है, अब सबसे पहली जो टाइप यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास, वो क्या है आपके पास? सर्विस बिजनेस। ठीक है, क्लियर है? सर्विस बिजनेस। अब सर्विस बिजनेस क्या है? सर्विस बिजनेस हम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप जो है रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप होटल में जा रहे हैं, आप जो है वो प्लेन में हैं, आपने जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आपके पास जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। टीचर है, टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। जितनी नॉलेज, जितनी एक्सपर्टीज उसके पास होती है, वो सारी अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज जो है वो आप तक शेयर करता है अपनी स्किल्स की बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी आती हैं आपके पास सर्विस इंडस्ट्री में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सर्विस के बाद अगली जो है हमारे पास, वो है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस।
ठीक है, क्लियर है। अब मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या है? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हमें ये बताता है कि अब ये वो बिजनेस होगा जहां पे हम किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर देंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास जैसे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जैसे हमारे पास होलसेल की शॉप होती है, जैसे हमारे पास रिटेल की शॉप होती है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ये करते हैं कि प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं और उसके बाद उसे जो है फाइनल कस्टमर तक बेचते हैं। आप किसी होलसेल स्टोर पे चले जाएं तो होलसेल स्टोर के पास ज्यादातर वो लोग आते हैं जो रिटेल का काम करते हैं, यानी कि वहां से बल्क क्वांटिटी में चीज खरीदी और उसे फिर फाइनल कस्टमर तक बेच दी। ठीक है। आप कोई कन्वीनियंट स्टोर पे चले जाएं तो वहां पे क्या होगा? आप फाइनल कंज्यूमर होंगे, आप वहां से चीज खरीद के ले आएंगे। अब जो कन्वीनियंट स्टोर वाला है उसने भी चीज कहीं ना कहीं से खरीदी होगी। तो इससे हम इस एग्जाम्पल को या इस टर्म को या इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? मर्चेंटाइजिंग बिजनेस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है? देखो, हेडिंग देख लो। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज बनेगी या यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट किसके लिए होगा? वो मजीद आगे उसे यानी कि इसको ऐसे समझो कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में आपके पास, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपके पास रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाएगा जिसे आगे मजीद जो है वो प्रोडक्ट की असेंबलिंग में लगाया जाए। ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में कपड़ा तैयार हो रहा है। ठीक है। अब कपड़ा जब तैयार होगा तो कपड़ा फाइनल कस्टमर के लिए कब यूज में आएगा? जब वो स्टिच होगा। विदाउट स्टिचिंग आप कपड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस की टाइप को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल के बाद प्रोडक्ट को एक मरहले से गुजारा जाता है और जब वो उस मरहले से गुजर जाता है तो उसे फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, उसे मजीद जो है फिर एक और प्रोसेस से गुजरना है और फिर उसके बाद जाके जो है वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा। ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री से कपड़ा नहीं खरीद रहे, आप आउटलेट से खरीद रहे हैं। ठीक है। लेकिन आउटलेट से खरीदने के बाद आउटलेट पे आपको जो है वो उसकी पूरी स्टिचिंग हुई भी मिल रही है। बाज़ औक़ात नहीं भी मिलती, लेकिन यहाँ हम इसी एग्जांपल को रखेंगे कि आप बुटीक से ले रहे हैं, आउटलेट से ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फाइनल स्टिचिंग हुई भी मिल रही है। लेकिन इस स्टिचिंग से पहले बहुत सारे मरहलों से वो चीज़ गुजरी है। कुछ लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, सिर्फ कपड़ा बनाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कॉटन खरीदा या थ्रेड्स खरीदे और उसे प्रोसेस करके एक कपड़ा तैयार कर लिया। अब वो कपड़ा आगे फिर प्रोसेस होगा तो वो फिर मर्चेंडाइजिंग में आ सकता है। बात क्लियर है? उसके बाद है आपके पास हाइब्रिड बिजनेस। लास्ट हेडिंग है आपके पास, ये देख लो, हाइब्रिड बिजनेस। अब हाइब्रिड बिजनेस का मतलब क्या है कि अपने बिजनेस को प्रॉफिट तक ले जाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रॉफिट तक ले जाने के लिए या फाइनल कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए आप एक ही वक्त में 3-4 बिजनेसेस का इंतखाब करें। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही होती है। कैसे होगी मैन्युफैक्चरिंग? कि आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे मसाले आप ले आए खरीद के, अब उन मसालों का इस्तेमाल करके आप कोई एक डिश तैयार करेंगे। जैसे बिरयानी है तो उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें गोश्त भी आएगा, उसमें चावल भी आएंगे, उसमें सारे स्पाइसेस भी आएंगे, वो सब मिलके एक डिश तैयार होगी। ये क्या है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक है। फिर उसके साथ आप अगर कोक या पेप्सी या सेवन अप सर्व कर रहे हैं तो वो एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। फिर उसके साथ जो सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है कि जैसे ही आप एंटर हुए तो एक खूबसूरत सी लड़की रिसेप्शन पे मौजूद है और वो आपसे कह रही है कि आप जो है उस टेबल पे आपकी रिजर्वेशन है। ये क्या है? ये सर्विस है। एसी ऑन है, अच्छा सा एम्बियंस है, अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है, ये सर्विस है। तो एक ही वक्त में बहुत सारी चीजों का इंगेज होना,
एक ही बिजनेस से वो सारी चीजें आपको किस तरफ लेकर आती हैं, वो आती हैं आपको हाइब्रिड बिजनेस के कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर। ठीक है, अब इन हेडिंग्स को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। नोट्स में दे दूंगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल तक तो दे दूंगी। तो इसमें बहुत आसान जबान में लिखा हुआ है, और ये वो बेसिक चीज है कि ये बेसिक है, ये पहले पढ़नी थी, हम उससे हट के और बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट जो है वो खुद से बन चुका होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते, वरना फिर हम आगे चलते हैं। देखो, हाइब्रिड का मतलब ये है कि एक ही वक्त में बहुत सारे बिजनेस को इन्वॉल्व करके, यानी कॉम्बिनेशन बना के अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आप कंपेयर करें, दो तीन रेस्टोरेंट को आपस में कंपेयर करें। आप जब केएफसी में जाते हैं तो केएफसी में आप दो चीजों को की बेसिस पे जाते हैं। एक एम्बियंस इंटरनेशनल लेवल का है, दूसरी चीज फूड, फास्ट फूड चेन है। ठीक है, लेकिन वो लोग जिनको फास्ट फूड पसंद नहीं है, या जो जो है वो लोकल फूड खाना पसंद करते हैं, या जो हमारा एक कल्चरल फूड है वो खाना पसंद करते हैं, तो केएफसी वहां से उस कैटेगरी से हट जाएगा। ठीक है, अब वो कस्टमर वहां पे नहीं पहुंच सकता। तीसरा, वो कस्टमर भी नहीं पहुंचेगा जो फास्ट फूड पसंद तो करता है, लेकिन इतना ज्यादा महंगे प्राइस में वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपने तीन चार स्ट्रेटजीज को बनानी पड़ती है। जैसे हमारे पास जो होटल होते हैं, 5 स्टार हो गया, 7 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, तो ये स्टार की कैटेगरी कैसे बनती है? ये स्टार की कैटेगरी बनती है ऐसे कि आपका होटल की सर्विस कैसी है, आप कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका एम्बियंस कैसा है, आपकी सर्विस कैसी है। इसकी बेसिस पे जो है वो आपकी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो चलती है, और फिर कैटेगराइजिंग स्टार की बेसिस पे इसी तरीके से होती है। तो इसमें आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी ऐड करेंगे, आप अपनी सर्विस को भी ऐड करेंगे, आप मर्चेंडाइजिंग को भी ऐड करेंगे। जब ये तीन चार चीजें कंबाइन होंगी तो आपकी हाइब्रिड इंडस्ट्री फॉर्म होगी। जैसे अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें, अब एयरलाइन इंडस्ट्री में जब आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होती है, बोर्डिंग से लेकर जब तक आप अपना पूरा ट्रेवल का पूरा रूट कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आप एयरपोर्ट से यानी प्लेन से बाहर निकलते हैं, तब तक आप इंगेज रहते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सर्विस भी मिल रही है, आपके पास स्टीवर्ड्स, एयर होस्टेस, पूरा स्टाफ है जो आपको सर्विस देंगे। अगर आपने कोई भी चीज पूछनी है तो आप उनसे पूछेंगे। वहीं पे आपको जो है प्रोडक्ट भी मिल रहा है, जब खाना सर्व हो रहा है तो आपके पास कोक, पेप्सी, जूस, ये चीजें आ रही हैं। वहीं पे जो है वो आपकी बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, जो आपको आपके सामने नहीं हो रहा, लेकिन बैक एंड पे वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जब आपके पास इंगेज होंगी तो ये सारी मिल के हाइब्रिड बिजनेस को फॉर्म करेंगे। यानी हर तरह से जो है वो कस्टमर को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो मर्चेंडाइजिंग भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, और वो सर्विस इंडस्ट्री भी हो गई। क्लियर है? अगर आप एक ही तरफ रहेंगे, एक ही चीज पे फोकस करेंगे, तो आपके पास दूसरी चीजें मिस हो जाएंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन?
तो कितने समझदार सही। ये टॉपिक जो है मेरे पास कोर्स आउटलाइन, असल में इस वक्त मेरे पास कोर्स आउटलाइन मौजूद नहीं है। जो मेरा जितना भी सामान है वो सारा यूनिवर्सिटी में मौजूद है, तो मेरे पास कोर्स आउटलाइन मौजूद नहीं है। मेरे पास जो है वो मैसेज आया था अशर का कि मिस ये एक टॉपिक रह गया है, तो इस वजह से मैंने कवर करवा दिया ये टॉपिक। नोट्स तो खैर मेरे पास थे इस चीज के, अब मुझे याद नहीं है कि कोर्स आउटलाइन में मौजूद है या नहीं है, क्योंकि कोर्स आउटलाइन 2 बार चेंज हुई है, और वो जो जहाँ जिस जो मेरा जितना भी सामान है वो सारा इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। अब करंट कोर्स आउटलाइन में ये मौजूद है या नहीं, ये मैं तभी बता सकती हूँ आपको जब मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगी। अभी तो मैं घर से क्लास ले रही। अच्छा, कल की क्लास में हमारे पास एक टॉपिक रह गया था, उसे भी आज कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या आपके पास ऑप्शन है कि आप पूछ सकते हैं पेपर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और सारे लोग ले रहे हैं क्लास, या कोई ऐसा है जिसने कोई भी क्लास नहीं ली है आईटीवी की? अच्छा जी, अब आ जाओ सोर्सेज ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये हेडिंग है सोर्सेज ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आपके पास लेस्टिमेट, सबसे पहली जो है वो है लेस्टिमेट पावर। चलें जी, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने लीडरशिप का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब लीडरशिप के टॉपिक से ही आप पावर को भी कनेक्ट करो। लीडरशिप बेसिकली मैंने कल की क्लास में क्या बताया था कि आपके पास फॉलोवर्स का होना, आपकी स्किल्स का होना, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, मोटिवेशनल फैक्टर होना, आप खुद भी मोटिवेटेड हो। देखो, इंसान खुद मोटिवेटेड होगा तो दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई, जैसे अक्सर आप नॉर्मल जिंदगी में लोगों से जब सुनते हैं तो अक्सर लोग आपको इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे कि यार मेरी जिंदगी में तो मुझे जो है वो बहुत परेशानियां हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, या एक्स वाई जेड, इस तरह की जितनी भी अजीब सी बातें होती हैं। तो इस तरह का इंसान अपने आसपास रहने वालों को कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हर कही हुई बात जो है वो कहीं ना कहीं असर रखती है। जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आप भी इस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वही लोग, या इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि इसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल की तरफ जाएं, और वो लोग जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हाईली करियर ओरिएंटेड होते हैं, जब आप उनके साथ रहें और उनकी बातें सुने तो कहीं ना कहीं आप उनकी पर्सनैलिटी को यानी अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। वो बातें आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं और असर तो रखती हैं, ठीक है। जब आप किसी की सोहबत में बैठेंगे, जब वो बात करेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर वो बातें इफेक्ट होंगी। तो इसी तरीके से जब हम लीडर की बात करते हैं और पावर की बात करते हैं, तो लीडरशिप के साथ पावर का जो एक एलिमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास कंट्रोल होगा,
अब वो पावर क्या है, या पावर कितने तरीकों से आता है, या पावर जो है वो लीडरशिप में कैसे अप्लाई होगा, या उससे फॉलोवर्स कैसे बनेंगे, वो हम उसकी 5 सोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लेस्टिमेट पावर या स्लैश लगा के अथॉरिटी लिखा हुआ है। कोई भी इंसान अगर किसी अथॉरिटी में होगा, जैसे लेट सपोज अगर टीचिंग की एग्जांपल दें, तो टीचर की शक्ल आपको कितनी बुरी क्यों ना लग रही हो, अगर उसके पास अथॉरिटी है तो इसका मतलब आपने उसकी बात माननी है। उसके पास वो पावर मौजूद है कि वो आपको पास भी कर सकता है, वो फेल भी कर सकता है, वो नॉलेज ट्रांसफर भी कर सकता है, वो आपको मोटिवेट भी कर सकता है। ठीक है, अथॉरिटी यानी कि कोई पोस्ट, कोई टाइटल आपके पास मौजूद हो जिसकी बेसिस पे आप लीड करें, तो ये अथॉरिटी का होना भी आपकी एक पावर है। ऑर्गेनाइजेशन में रह के आप लोगों को लीड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर हमें क्या बताती है, यानी कि लोगों को फैसिलिटेट करके, लोगों को रिवॉर्ड्स देके आप लोगों को लीड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की नेचर में होता है कि वो आपको रिवॉर्ड करें, मतलब पॉजिटिविटी के साथ वो लोगों को जो है वो जैसे कि छोटे बच्चे की अगर आप एग्जाम्पल है, तो छोटा बच्चा हमेशा उसी को पसंद करेगा जो उसे प्यार से बात करेगा, जो उसे उसकी पसंद की चीज देगा। जो उस पर गुस्सा करेगा या जो उसे थप्पड़ मारेगा वो उसे पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कैटेगराइजिंग फौरन से हो जाती है। इसी तरीके से इंसान की पर्सनैलिटी भी है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अगर गुस्सा कर रहा है तो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। ठीक है, तो रिवॉर्ड दे के आप लोगों को सैलरीज देके, बोनसेस देके, अप्रिशिएट करके, अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करके भी लीड कर सकते हैं। और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में ये नेचर होता है कि वो अच्छी बातें कहेंगे, आपसे अच्छे तरीके से मिलेंगे। यानी अगर आप लीडर हैं तो आप जो है वो किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बजाय उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करके भी उसके मोटिवेशन को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवॉर्ड पावर के बाद आपके पास जो अगला स्टेप है वो है कोरेसिव पावर। अब कोरेसिव पावर क्या है, रिवॉर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि स्ट्रिक्टनेस के साथ, एग्रेसिव बिहेवियर के साथ आप लोगों को लीड करें। अब देखो इसमें सही या गलत की बात नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें तो आप इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, जैसे कुछ टीचर होते हैं हर चीज स्ट्रिक्टनेस के साथ करेंगे, यानी उनका ये तसव्वुर है कि भाई स्टूडेंट के साथ जो है ना वो आपने नरमी नहीं बरत। और किसी हद तक शायद वो ठीक भी है कि वो उससे रिजल्ट्स जनरेट कर लेते हैं, मकसद सिर्फ रिजल्ट्स जनरेट करना है। ठीक है, अगर रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी जो पावर है वो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोरेसिव पावर वाला एलिमेंट आपने उन लोगों पे अप्लाई किया जो खुद से डिसीजंस लेना जानते हैं, जो खुद से काम करके प्रोडक्टिविटी देना जानते हैं, तो फिर ये चीज जो है उन पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि लोगों का नेचर ऐसा भी होता है तो वो ये कहते हैं कि तमीज से बात करें, आराम से बात करें, हमें रिवॉर्ड्स दें, हम आपको रिजल्ट्स या प्रोडक्टिविटी देंगे। अगर आप जो है वो कोरेसिव पावर के साथ काम करेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास रेफरेंट पावर या पर्सनल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं, अगेन आपकी शख्सियत की खुसूसियात हैं। आप अपनी शख्सियत की खुसूसियात की बेसिस पे जो है वो लोगों से काम करवा सकते हैं या उस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट होना, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। एक लीडर अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय से इंगेज रहेगा। जब आप किसी से बहुत ज्यादा बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंगेज रहेंगे, तो वो तो आपको उन बातों में आपकी प्रोबिंग की, अगर आपको प्रोबिंग की टेक्निक बहुत अच्छी आती है तो आप लोगों से जो है वो बातें पूछ सकते हैं। जो देखो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट है। अब इंट्रोवर्ट बंदा हर किसी से बात नहीं करेगा, उसको अप्रोच करना पड़ता है।
और अप्रोच कौन करेगा? इंट्रोवर्ट तो नहीं करेगा, एक्सट्रोवर्ट होगा तो अप्रोच करेगा। क्योंकि इंट्रोवर्ट ये सोचेगा कि पहले ये बात करें, पहले ये बात करें। तो अब दो लोग, दोनों की पर्सनैलिटी अगर इंट्रोवर्ट है तो अप्रोच कोई भी नहीं करेगा। एक एक्सट्रोवर्ट होगा, दूसरा इंट्रोवर्ट होगा, तभी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। दोनों का नेचर जो है वो ऑपोजिट होगा तो ही जो है वो एक कम्युनिकेशन अच्छी होगी। तभी आपको पता चल सकती है कि सामने वाले में क्या स्किल्स हैं, या आप किस तरीके से उन स्किल्स को मजीद इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पर्सनल ट्रेट्स, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के की खुसूसियात जिनकी बेसिस पे आप लोगों को लीड करेंगे। और फिर आखिरी चीज क्या है आपके पास? एक्सपर्ट पावर। अब एक्सपर्ट पावर हमें क्या बताती है? एक्सपर्ट पावर हमें ये बताती है कि आपके पास किसी चीज की एक्सपर्टीज हो, कोई काम आपको बहुत अच्छा आता हो। जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई अमेरिका की डिग्री लेकर आएगा, अमेरिका की ग्रेजुएशन की डिग्री, बीबीए की डिग्री होगी, तो वो उसकी एक्सपर्टीज होंगी, उस पे उसे एज मिलेगा। ठीक है, एज क्यों मिलेगा? अब एज मिलने की वजह क्या? एज मिलने की वजह ये है कि प्रोग्राम तो दोनों ही सेम है, लेकिन वो मल्टी कल्चर का हिस्सा बन के आया है। जिस मुल्क की यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है वो डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। ठीक है, हाईली डेवलप्ड, मल्टी कल्चर का हिस्सा, हाईली डेवलप, हाई टेक चीजों के साथ पढ़ा है, तो इस वजह से एक्सपर्ट पावर, तो वो जब यहाँ पे आएगा तो उसे कहीं ना कहीं एज मिलेगा। उसकी एक्सपर्टीज एक आम यानी लोकल ग्रेजुएट से थोड़ी सी ज्यादा होंगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को, अपने मुल्क के ग्रेजुएट को किसी थर्ड वर्ल्ड में भेजेंगे, जैसे अफ्रीका में भेज दिया, या ऐसी जगह जहाँ पे एजुकेशन या लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है, तो वहां पे वो एक्सपर्ट पावर होगा, वो वहां पे जाके लीड कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं सोर्सेज ऑफ पावर। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। लास्ट 4 और 5 में बड़ा सिंपल सा जो है वो डिफरेंस है। पर्सनैलिटी के ट्रेड्स आपकी शख्सियत के ट्रेड्स होते हैं, और एक्सपर्टीज आपकी किसी सब्जेक्ट में, किसी प्रोग्राम में, कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है तो ये आपकी एक्सपर्टीज है। पर्सनैलिटी के ट्रेड्स तो आपकी शख्सियत का हिस्सा होते हैं। पर्सनैलिटी के ट्रेड्स आप कहीं से ले नहीं सकते, वो आपकी शख्सियत में, आपकी जेनेटिक्स में, आपकी फैमिली की वजह से, आपके सर्कल में बैठते हैं, वो चीजें वहां से आती हैं। ठीक है, और जो एक्सपर्ट पावर है वो आप चीजें सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप या हम जैसे बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि 3 दिन की कहीं झूठ ना बोलने की काउंसलिंग या वर्कशॉप हो रही है, तो वो वर्कशॉप एक तो होगी नहीं, और चले अगर हो भी रही है तो उससे कोई सीख नहीं सकता। झूठ ना बोलना या गुस्सा ना करना, इसकी कोई वर्कशॉप नहीं होती है। जितनी भी जो होती है ना, एंगर मैनेजमेंट, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। ये बात याद रखें कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं, जितने भी पर्सनालिटी के प्रॉब्लम्स हैं, ये जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। ये जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी, ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा होता है कि एंगर मैनेजमेंट का सेशन करवा दिया, और ये मैं भी करवा सकती हूँ, 1000-1000 रुपए सबसे पकड़ लूं, उसमें 1 घंटे की स्पीच दे दूं, होगा कुछ भी नहीं। ये चीजें आपकी बचपन से, यानी कि जब से बच्चा पैदा होता है ना, तो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हाँ इनहेंस हो सकते हैं। ठीक है, इनहेंस हो सकते हैं। एक बंदा एक्सट्रोवर्ट है, कभी स्कूल नहीं गया, किसी कल्चर में नहीं रहा, जब उसे वो कल्चर मिलेगा, वो जगह मिलेगी, वो इनहेंस कर लेगा। लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी में नहीं है, तो आप जितना भी पैसा खर्च कर लें वो नहीं बोल सकता। और एक्सपर्ट पावर, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी।
दो कंटेंट्स में है, इसमें तो थोड़ा सा देखो, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक टूल है, और आपने जो है वो उसी में करना है। एमबीओ का कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो आता नहीं है। नोट्स देखो डिटेल में इस वजह से दिए गए कि नोट्स जो है वो जर्नल है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये नोट्स जो है इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप एक बार टॉपिक को पढ़े। देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो ये है कि आप एक बार एक चीज को पढ़ लें, कॉन्सेप्ट जहन में रखें, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, वही चीज आपकी आखिरी सेमेस्टर तक चलेगी। अब अगर एक ही कोर्स की रेंज है, अगर मैं ही वो पढ़ाऊंगी तो कॉन्सेप्ट तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा चेंज नहीं होगा। तो आपने एक ही चीज रखनी है, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो अब आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट उससे मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पर्सनालिटी के नोट्स मिलेंगे ये आपके आखिर तक चलेंगे, चाहे मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये तो मैं गारंटी देती हूँ, कोई भी टीचर पढ़ाएगा ये लिखोगे पास हो जाओगे। इसी तरीके से एमबीओ एचआरएम में पढ़ो, एमबीओ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ो, एमबीओ कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ो, एमबीओ आईटीबी में पढ़ो, एमबीओ मैनेजमेंट में पढ़ो, सब में एमबीओ एक ही रहेगा। वो जो एक मैंने दे दिया है ना, अब ये जिंदगी भर चलेगा। जब कभी कोई टीचर बना वो पढ़ाएगा ना, तब भी वही एमबीओ चल जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, एक आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसी में जो है वो आपके पास हर चीज है। अब ये आपके ऊपर है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, आप उस टेक्निक के साथ उसे मोल्ड कर लें, अपने अल्फाजों को इस्तेमाल करें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, दो ग्रुप्स जो हैं वो फिजिकल क्लास का वेट करेंगे। ठीक है, आप वेट कर लें। अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे। बाकी लोग भी भाई बता दें, ताकि फिर नेक्स्ट वीक से अगर जो लोग वाइवा के लिए चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो तकरीबन हो चुका है। और इसी दौरान जो है वो मैं नोट्स भी देती रहूंगी। पिछले जो नोट्स दिए थे सबकी तैयारी हो गई, तो एक वर्चुअल टेस्ट ले लेते हैं, ग्रैंड टेस्ट, बल्कि ओरल टेस्ट होना चाहिए, लिखने वाला नहीं, ओरल। एक एक की वीडियो ओपन करवा के और फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाएं। चलिए जी, कोई सवाल नहीं है। अल्लाह हाफिज, अटेंडेंस भेज देना मुझे।